नमस्कार, आप देख रहे हैं एपी टुडे न्यूज़ 24। युवा क्रांतिकारी नेता बॉबी पवार जी हैं जो लगातार कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और उत्तराखंड के जनमानस के दिलों में बॉबी पवार आप आज की डेट में राज करते हैं। और मैं बॉबी पवार जी को उनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं बधाई देता हूं कि वैसे तो आपका उज्जवल भविष्य है ही, क्योंकि आपने टीली लोकसभा चुनाव में आपने दिखा दिया कि एक निर्दलीय व्यक्ति मतलब एक बाहुबल और धन बल के आगे खड़ा होता है और लाखों वोट आप लेते हैं। तो बॉबी जी, मैं आपका स्वागत और हार्दिक रूप से धन्यवाद करता हूँ। बॉबी भाई, मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं और जिस तरह से मैं देखता हूँ कि हर रोज किसी अफसरशाही का आपको बेनकाब करते हैं, नेताओं के जितनी भी योजनाएं होते हैं उन पे आप आवाज उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो इतना क्रांतिकारी आपका वजूद रहा, आप जेल तक आपने देख ली है, तो कहीं ना कहीं आपको डर सा महसूस तो नहीं होता? नहीं, देखिए, डर उन्हें महसूस होता है जिनके अंदर छल कपट होता है। हम सच्चे नियत के साथ काम कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जब हम सच्ची नियत और ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो पूरी कायनात हमारे साथ है, पूरा समाज हमारे साथ है, पूरे लोग हमारे साथ है। तो जब जिनके साथ सब लोग होंगे तो उन्हें डर किस बात का है। देखिए बॉबी भाई, मैंने एक चीज और नोट करी। अभी आपने एक चुनाव लड़ा है, आपने उत्तराखंड में भी काफी चुनाव लड़े और काफी आपके लोग जीते भी। और सबसे जो चर्चित चुनाव था वो ऋषिकेश का, मैं अगर चुनाव देखा जाए तो ऋषिकेश का जहाँ एक तो धनबल बाहुबल चल रहा था, दो राष्ट्रीय पार्टी चुनाव लड़ रही थी और आप वहाँ मास्टर जी को चुनाव लड़ रहे थे। और जहां तक उनकी जीत बिल्कुल जनता की दृष्टि से, और मैं समझता हूँ कि उनकी जीत निश्चित थी। तो ऐसा अंतिम समय में ऐसा क्या हो गया कि वहां पर हमें निराशा हाथ लगी? देखिए, जो छल बल सरकारों के द्वारा किए जाते हैं, जो षड्यंत्र किए जाते हैं, और निश्चित तौर पर हुए हैं। आप ये देख लीजिए, नगर निगम मेयर का देहरादून का इतना बड़ा चुनाव जहाँ 4, 4.5 लाख, 5 लाख वोट थे, उसको छोड़कर डीएम देहरादून, एसएसपी देहरादून, ऋषिकेश जैसे छोटे चुनाव में चले जाते हैं जहाँ लगभग 60-70 हजार वोट थे। तो ये समझ आता है कि निश्चित तौर पर प्रशासन का और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। और जब ऐसा हुआ है तो निश्चित तौर पर जनता ने हमें चुनाव जिताया है, हम जीते हुए हैं। परंतु आंकड़ों के हिसाब से मशीनरी का, सरकारी मशीनरी का गलत दुरुपयोग करके वो चुनाव जीत गए हों, परंतु जनता का दिल हम लोगों ने जीता है, मास्टर जी ने जीता है, तमाम उस टीम ने जीता है जो मास्टर जी के साथ लगी हुई थी। बॉबी भाई, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ। जिस तरह से षड्यंत्र और प्रपंच चलते हैं, जिस तरह से वोट कईयों के वोटर लिस्ट में नाम गायब थे, और जिस तरह से आप लोग अब राजनीति में भी आप लोग प्रवेश करने जा रहे हैं, तो क्या चुनाव के टाइम पे ही कहते हैं आदमी को सक्रिय होना चाहिए, या आपके जो जितने भी कार्यकर्ता हैं या उनको आप कहोगे पहले से ही आप सक्रिय हो ताकि ऐसी प्रशासन ऐसा दुस्साहस ना कर सके? देखिए, बिल्कुल सक्रियता बनी रहनी चाहिए। और हमने भी चुनाव लड़ा है, तो चुनाव लड़ने के दूसरे दिन से हम लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं। हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग मुद्दों पर लड़ रहे हैं, क्योंकि सक्रियता बनी रहनी चाहिए। केवल चुनाव लड़ना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जब चुनाव के अतिरिक्त जो समय है, समाज में आप क्या कर सकते हैं, समाज में किस तरीके से लोगों को सहयोग कर सकते हैं, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए किस प्रकार से संघर्ष कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें कंटिन्यू बनी रहनी चाहिए। तो ये हम भी कर रहे हैं, और हम तो अपने साथियों को और अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा कहते हैं कि आप एक्टिव मोड में हमेशा रहो। आप ये समझो कि आज भी चुनाव है, कल भी चुनाव है। उसी आधार पर समाज के बीच रहकर काम करते रहो, और जिस दिन समाज आपको स्वीकारेगा, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप बड़े लेवल पर आपको जनता पहुंचाएगी। बॉबी भाई, मैं कहता हूं आपके साथ भू कानून संघर्ष समिति के लोग भी हैं, आपके साथ हर मुद्दे में सामाजिक क्षेत्रों में जो लोग कार्य कर रहे हैं, सारे लोग आज की डेट में आपके स्वाभिमान मोर्चा में है। तो जो ये भू कानून बना, कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोगों को इससे निराशा है। भू कानून के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भू कानून इस उत्तराखंड को बचाने के लिए एक ऐसा कानून है जो लगना चाहिए था। उस भू कानून के तहत बहुत सारी चीजें हैं जो उत्तराखंड में नहीं होनी चाहिए थी, पर भू कानून जब हटा बीच में तो बहुत सारी चीजें हुई है। गलत लोगों के हाथ में वो जब जमीनें गई है, तो उससे क्या है कि प्रदेश का जो एक माहौल था, जो वातावरण था, वो चेंज हुआ है। इस बात को उत्तराखंड सरकार भी मानती है कि डेमोग्राफी चेंज हुई है। पर डेमोग्राफी चेंज हुई है, उसके जिम्मेदार कौन है? क्या पुरुषोत्तम भट्ट जी उसके जिम्मेदार है? क्या बॉबी पवार जी उसके जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने डेमोग्राफी चेंज करवाई है, जिन्होंने जो, मैं तो ये कहता हूँ कि बांग्लादेश से आए हुए रोहिंग्याओं के लिए आप कह रहे हैं कि आप फ्लैट बनवाएंगे, आप तमाम प्रकार की चीजें करेंगे। हमारे और जगहों पर जो स्थानीय हैं, जो 50-50, 100-100 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, उनके ढाबे तोड़वा दिए, होटल तोड़वा दिए, उनके मकान पर बुलडोजर चलवा दिया।
तो इस प्रकार की जो डेमोग्राफी चेंज होने वाली जो बात है, निश्चित तौर पर ये भू कानून का ही एक असर है, जो कि भू कानून अगर शक्तिशाली नहीं है या सशक्त नहीं है, इस प्रकार की चीजें होंगी। क्योंकि जहाँ पर जंगल के जंगल काट दिए गए हैं, जिन जंगलों में बहुत से पेड़ हुआ करते थे, जो यहाँ के लिए शुद्ध वातावरण, देहरादून जैसी सिटी जानी जाती है उस चीज के लिए, वो सारे खत्म कर दिए हैं। तो वो इसलिए हो रहे हैं कि लोग आ रहे हैं और वो भू कानून सशक्त नहीं है, जहां मर्जी 4 पेड़ काटकर 10 पेड़ काटकर अपना ठिया बना ले रहे हैं, और उसी ठिये पर सही साल रहते रहते वो हजारों पेड़ काट दे रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, जमीनों की लूट खसोट है, और भू कानून लगना चाहिए, वास्तव में सशक्त भू कानून लगना चाहिए। परंतु जो अभी वर्तमान समय में भू कानून लाया है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो एक दिखावा है। क्योंकि जिस प्रकार से सरकार पहाड़ मैदान की बात करती है, तो सरकार ने भू कानून में पहाड़ मैदान वाली बात की है। 11 जिलों में आपने भू कानून लागू किया है, हरिद्वार उधम सिंह नगर को छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? क्या हरिद्वार उधम सिंह नगर उत्तराखंड का हिस्सा नहीं है? और मैं तो कहता हूं कि हमारे राज्य में सबसे ज्यादा अगर कृषि भूमि है तो हरिद्वार उधम सिंह नगर में है। तो क्या उन जिलों को छोड़ा जाना चाहिए था? और सुनो, मैं एक मिनट, उन जिलों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए था। उन जिलों पर भू कानून लगना चाहिए था, क्योंकि कृषि भूमि बच जाती। वो इसलिए भी छोड़ा गया है कि सचिवालय में बैठी हुई IAS लॉबी हो या हमारे कुछ मंत्री विधायक हो, बहुत ज्यादा मात्रा में उधम सिंह नगर और हरिद्वार में भूमि क्रय विक्रय की गई है, बहुत बड़ी तादाद में, जो भू कानून का उल्लंघन कर लिया, इसलिए भू कानून नहीं लगाया गया है। और भविष्य में रास्ते खोले हैं कि जो भी व्यक्ति उत्तराखंड का स्थायी निवासी बनना चाहता है या यहाँ आना चाहता है, वो हरिद्वार उधम सिंह नगर में अपनी भूमि ले ले। उस आधार पर कुछ सालों बाद आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी होने का दावा कर सकते हैं। बॉबी भाई, एक अंतिम क्वेश्चन है जो बहुत मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को इस बारे में बहुत जानकारी होनी चाहिए। जिस उद्देश्य के लिए उत्तराखंड के लिए लोगों ने आंदोलन किया, सालों आंदोलन के बाद उत्तराखंड राज्य बना, आज परिश्रमन की स्थिति होने जा रही है। और पहाड़ों का जो हमारा डेमोग्राफी का भौगोलिक परिस्थितियां हैं, पहाड़ के लोग आज भी अपने आप को कहीं ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अगर परिश्रमन में पहाड़ी सीटें अगर कम हो जाती हैं और मैदानी सीटें अगर ज्यादा हो जाती हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये उत्तराखंड की वास्तव में जो डेमोग्राफी की बात होती है, उसके लिए खतरा है। अगर सीटें कम ज्यादा जो होने का जो वो है, तो निश्चित तौर पर सरकार को ऐसे क्षेत्र के विकास के लिए या ऐसे क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए अलग से कोई चीजें या नियमावली या शासनादेश ऐसे जारी करने चाहिए, जिससे कि भाई हम कह सकते हैं कि अगर कल के दिन परिसीमन भी होता है, तो क्षेत्र विशेष को देखते हुए विषम परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के लिए वो जो आंकड़े हैं वो अलग होने चाहिए। अगर शहर में किसी विधानसभा की 1 लाख वोटर्स पर आप एक विधानसभा तय कर रहे हैं, तो वही पहाड़ों में वही विधानसभा 20 से 25 हजार में तय हो जानी चाहिए। तब जाकर ये संतुलन बन सकता है, तब जाकर उस जगह का प्रतिनिधित्व जो बड़ी विषम परिस्थितियों में है, जो बड़े विकास की या मुख्य धारा से बहुत पीछे छूट गया है, उसका उत्थान या उसका विकास तभी हो सकता है। धन्यवाद बॉबी भाई। मैं उत्तराखंड की जनता से अपील करूंगा, एक युवा चेहरा जो इतना सोच रहा है उत्तराखंड के विषय में, तो हम लोग सब लोगों को भी मिलकर सोचना चाहिए कि उत्तराखंड का भविष्य हम लोग कैसे तय करेंगे। धन्यवाद।